अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, ये जो YouTube पे सुबह वाले सेक्शन के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये दोबारा क्योंकि दूसरे सेक्शन में नहीं पढ़ा पाया था। मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए मेक और बाय डिसीजन। अगर प्रोडक्ट ए मेक करते हैं तो 1 यूनिट कॉस्ट करता है 30 रुपए का और ख़रीदते हैं तो 34 रुपए का, तो क्या करें? ज़बरदस्त, शाबाश, मेक कर लें। समझ आ गया मेक और बाय इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट बी भी है, इसको बनाते हैं तो 45 रुपए कॉस्ट करता है, अगर ख़रीदते हैं तो 42 रुपए कॉस्ट करता है, ये बाय कर लें। और अगर सी बाय मेक करते हैं तो 60 रुपये खर्च होता है, बाय करते हैं तो 63 रुपये खर्च होता है। हाँ जी, क्या हुआ? क्या क्या ऐड क्यों करेंगे? दो सारे प्रोडक्ट अलग अलग हैं सर। अगर हो सकता है वो ऐसा कोई हो कि दोनों के मटेरियल सेम हो और उसके ऊपर कोई डिस्काउंट मिलता हो सर, अगर एसेंशियल हो बिजनेस के लिए। नहीं है ना, और कुछ नहीं है रेलिवेंट, बस यही है। हाँ, तीनों ही बना लें। क्यों? कैसे? तीनों को ऐड करना, पर यूनिट चीजें कहाँ ऐड करते हैं भाई? खत्म हो गया कॉस्ट। कौन है, कहाँ है लिमिटिंग फैक्टर? एक अभी सिंगल प्रोडक्ट का भी पिछली क्लास में सवाल किया था, तो मेक और बाय का तरीका यह है कि दोनों को कंपेयर कर लें, जो सस्ता है वो बेहतर है। तो अगर 3 प्रोडक्ट्स हैं तो तीनों में ही काम हो जाएगा। 7 प्रोडक्ट्स हुए तो 7 में हो जाएगा, 8 हुए तो 8 में वही हो जाएगा। तो इसके लिए 3.2 डालने की तो फिर जरूरत नहीं थी। तो फिर 3.2 का कॉन्टेक्स्ट क्या है ये समझ लें। तीनों ही बनाएंगे, लेकिन मसला ये है कि लिमिटिंग फैक्टर आ गया। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में मेक और बाय डिसीजन तब एग्जामिनेबल चीज है अगर ये लिमिटिंग फैक्टर के साथ मिक्स हो तो, वरना अगर लिमिटिंग फैक्टर का मसला नहीं है तो जहां एक का बाय और मेक कंपेयर करना है वहां 500 का कर लेंगे। तो इसलिए ये टॉपिक ही तब है अगर ये लिमिटिंग फैक्टर के साथ मिक्स होगा तो फिर इसकी कहानी अपने अल्फाज में लिख लें इसकी, कि इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और मेक ही सस्ता होगा इनका, तभी ये सवाल है। मेक बाय से सस्ता है ना, ये जो हेडिंग दी है ना, इसकी एक कहानी है। अगर लिखना चाहें तो, ना लिखना चाहें तो दफा ना लिखें, अगर लिखना चाहें तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स का सवाल ही तब है मेक और बाय का अगर सबका मेक सस्ता होगा बाय से और लिमिटिंग फैक्टर की वजह से सारे मेक कर नहीं पाएंगे, तो फिर ये मेक और बाय और लिमिटिंग फैक्टर मिक्स होकर सवाल होगा। देखें, अगर मेरे अल्फाज याद करके लिखने की कोशिश करते हैं ना तो फिर तो भूल गए हो मैंने क्या कहा था। बात समझा कर और फिर लिख लिया करें। रिपीट कर रहा हूं, अगर सवाल मल्टीपल प्रोडक्ट्स का है और मेक और बाय, और सवाल पढ़ के पता चल जाएगा कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं,
कैसे? जबरदस्त, देखा ना, आप समझ आ रही है कॉस्ट। मल्टीपल प्रोडक्ट हैं तो बताए होंगे सवाल में। और मेक और बाय का, और ये भी आइडिया हो जाता है सवाल में। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स मेक और बाय का सवाल एग्जामिनेबल सवाल ही तब है जब ये लिमिटिंग फैक्टर से मिक्स हुआ होगा। तो इसकी कहानी ये बता रहा हूं कि अगर लिखना चाहें कि मल्टीपल प्रोडक्ट का मेक और बाय का सवाल ये होगा कि इसमें मेक ऑप्शन ही इनकी सस्ती होगी और लिमिटिंग फैक्टर की वजह से सारे मेक नहीं कर पा रहे होंगे। तो फिर इसका हल होगा मेक और बाय का ही हल, लेकिन लिमिटिंग फैक्टर वाले तरीके से। अब ये कैसे करना है वो स्टेप सिखा देता हूं, अभी तो सिर्फ इसका एक बैकग्राउंड बता रहा हूं कि इसमें होने क्या लगा है। अगर नहीं लिखना कोई बात नहीं, ना लिखें, कोई मसला नहीं, कहानी ना लिखें। मैंने जुमला बोला नहीं था वैसे, मैंने ये कहा है कि हमने अगर मेक और बाय का फैसला करना है मल्टीपल प्रोडक्ट से, और ये सवाल ही तब है अगर ये मिक्स विद लिमिटिंग फैक्टर है, और लिमिटिंग फैक्टर वही मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, मटेरियल। तो ये सवाल ही तब होगा अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हों और सब में मेक ही सस्ता हो बाय से, लेकिन हम सारे मेक ना कर सकते हों क्योंकि कोई ना कोई लिमिटिंग फैक्टर होगा। तो फिर ये मेक और बाय का सवाल होगा मिक्स्ड विद लिमिटिंग फैक्टर की टेक्निक। ये कहा है मैंने। अगर अभी भी नहीं समझ आ रही क्या लिखना है तो कोई मसला नहीं है, अभी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो पता चली जाएगा क्या होने लगा। जो मेक करना सस्ता होगा और हम रैंकिंग की वजह से, जैसे मैंने कहा अभी 3 प्रोडक्ट्स हैं, सब मेक नहीं हो सकेंगे, तो जो मेक नहीं हो सकेंगे वो बाय कर लेंगे। बाय कर लें या मेक कर लें, बेच हम लेंगे, यानी यहां पर बेचने का मसला नहीं होने लगा। लिमिटिंग फैक्टर टॉपिक में क्या कर रहे थे? जो प्रोडक्ट नहीं बना पाते थे फिर वो छोड़ देते थे, फिर वो बिकता भी नहीं था। मेक और बाय में बेचने का इशू नहीं आएगा। जितनी मार्केट डिमांड होगी वो हम अगर मेक से पूरी ना कर सके तो बाय से कर लेंगे। तो यहां मेक और बाय डिसीजन में सेल ना कर पाना मसला ही नहीं है, कर लेंगे सेल हम। स्टेप्स में लिख देता हूं, ऐसी कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं। 2 हैं, इनमें से मुकाबला करना है। अगर एक बिकता है 70 रुपए का एक और ये 80 रुपए का एक, और इसको बनाने में खर्चा आता है 50 रुपए, इसको बनाने में खर्चा आता है 55 रुपए, कंट्रीब्यूशन 20-25। और अगर लिमिटिंग फैक्टर लेट से मशीन आवर्स हैं और दोनों में चलो 1-1 घंटा ही लगता है, तो ए को प्रेफर करें कि बी को प्रेफर करें? है? हाँ, बी को प्रेफर करेंगे। मैं कॉन्टेक्स्ट आपको दोबारा बता रहा हूँ। हमने यूनिट्स बनाए या ख़रीदें ये फ़ैसला करना है, और जिसको बना लेना सस्ता होगा उसको बना लेंगे, और अगर दोनों ही बना लेने सस्ते होंगे तो दोनों ही बनाएंगे। लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है तो फिर मुकाबला करना पड़ेगा ना, रैंकिंग। तो अब रैंकिंग के एतबार से जो नंबर कम आएगा उसको नहीं बना रहे होंगे, तो फिर क्या करेंगे? जो नहीं बना पा रहे होंगे वो खरीद के बेच लेंगे। ठीक है, खरीद के बेच लेंगे। अब बताएं रैंकिंग है जी, क्यों? हो सकता है उसकी सेल प्राइस इससे कम हो रही हो। नहीं, सेल प्राइस तो दी हुई है मैंने। सेल प्राइस का मतलब खरीदना, बाहर से खरीदना। हमने चूंकि बना के बेचना हो या खरीद के बेचना हो, बेच तो लेना ही है, तो सेल तो इशू ही नहीं है। जब सेल इशू ही नहीं है तो इसको मैं इस्तेमाल ही नहीं करूंगा। देखें, हम चाहे खरीद के बेचें चाहे बना के बेचें, इस वक्त डिस्कस लिमिटिंग फैक्टर में सेल प्राइस इसलिए कंसिडर कर रहे थे कि हम ये बनाएं या ना बनाएं, जो नहीं बना सकेंगे वो बेच भी नहीं सकने थे।
तो इसलिए वहां कंट्रीब्यूशन ले रहे होते थे। अब मसला बेचने का तो रहा ही नहीं, मेक और बाय में हम लोग बेचना तो इस वक्त इशू ही नहीं है, खरीद के बेच लेंगे। मसला क्या है जिसको फैसला करना है कि बनाए या खरीदें, तो इसमें सेल प्राइस तो रेलेवेंट चीज ही नहीं है। हमने फिर फैसला करना होगा इस बेस पे कि खरीदते हैं तो क्या खर्चा होता है। चलें, इसको खरीदते हैं तो ये 53 रुपए का मिलता है, इसको खरीदते हैं तो ये 60 रुपए का मिलता है। हैं? मैंने इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस ही ऐसे कराया कि मेक ऑप्शन दोनों की सस्ती ही होगी, लेकिन अगर हम इसको बनाते हैं तो हम 3 रुपए बचाते हैं, इसको बनाते हैं तो 25 रुपए नहीं, हमने बेच तो वैसे भी लेना है, हम असल में 5 रुपए का फायदा ले रहे हैं। तो फैसला 3 और 5 की बेस पे होना है, 20 और 25 की बेस पे नहीं होना है। देखें, हम कंट्रीब्यूशन तब कंपेयर करते अगर बेचना भी कोई इश्यू होता। हम चाहे बना के बेचें चाहे खरीद के बेचें, बेच तो हमने लेना ही है, तो इसलिए सेल प्राइस तो इशू ही नहीं है। इशू ये है कि हम बनाए तो क्यों बनाएं, इसको बनाएंगे तो 3 रुपए के पैसे 3 रुपए बचाएंगे। 3 रुपए कैसे बचाएंगे? ना खरीद के। इसको बनाएंगे ना खरीद के तो 5 रुपए बचाएंगे। तो फैसला 3 और 5 के कंपैरिजन से होगा, 20 और 25 के कंपैरिजन से नहीं होगा। क्या हुआ? तो क्या हुआ? इसका मतलब कॉस्ट तो मैंने क्या कहा, इनमें से क्या बेहतर है? मैंने ये तो नहीं कहा कौन सा बेहतर है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि कंपैरिजन 20 और 25 का नहीं हो रहा, कंपैरिजन 3 और 5 का हो रहा है। ये 3 रुपए बचा के देगा, ये 5 रुपए बचा के देगा। हाँ, बी ठीक है, मैं अभी बी का फैसला नहीं मैंने किया था, मैं सिर्फ ये बता रहा था कि फैसला किसको कंपेयर करके करना है। तो 20 और 25 को नहीं कंपेयर करना, 3 और 5 को कंपेयर करना। और ये जो 3 और 5 है, ये 3 और 5 कैसे कैलकुलेट हुआ? दोनों की कॉस्ट का फर्क। इसके लिए एक और भी तरीका हो सकता है, अगर बना के बेच कितना कंट्रीब्यूशन कमाते हैं? 20 और 25। और अगर खरीद के बेचें तो अगर हम खरीद के बेचें तो 70 माइनस 17 20। अगर बना के बेचते हैं तो इतना कमाएंगे, खरीद के बेचते हैं तो कितना एक्स्ट्रा कमाएंगे? ये वो 3 है। ये जो 3 रुपए का फायदा है ना, या तो वो कॉस्ट को कंपेयर कर लें, या एक और शक्ल बता रहा हूं कि अगर बना के बेचेंगे तो इतना कमाएंगे, खरीद के बेचेंगे तो इतना कमाएंगे। तो बना के बेचने से इतना कमा लेंगे, खरीद के बेचने से इतना कमाएंगे। तो बना के कितना ज्यादा कमा लेंगे? 3। ये वही 3 है। बी को अगर खरीद के बेचते हैं 20 रुपए, बना के बेचते हैं तो बना के बेचने से कितना ज्यादा कमा लेंगे? 5। ये वही 5 है। तो इसलिए इस 3 और 5 को कहते हैं एक्सेस कंट्रीब्यूशन ऑफ मेक, कि बना लेने से क्या एक्स्ट्रा कमाने जा रहे हैं। तो अब हम इसका सारी डिस्कशन का कंक्लूजन ये हुआ कि जो पहले हम लिमिटिंग फैक्टर पढ़ रहे थे सब कुछ वैसे ही होगा, बस फैसला पहले करते थे कंट्रीब्यूशन की बेस पे, अब एक्सेस कंट्रीब्यूशन की बेस। ये कहानी बस समझाने के लिए सारा कुछ किया। स्टेप सब वही हैं, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर जो मिक्स हो गया साथ, स्टेप सारे वही हैं, बस सिर्फ कैलकुलेशन के अंदर पहले हम कंट्रीब्यूशन लेते थे, अब एक्सेस कंट्रीब्यूशन लेंगे। सवाल के डेटा पे डिपेंड करता है, हो सकता है हम इसको कंपेयर करके 3 रुपए निकाल रहे हैं, हो सकता है इसको कंपेयर करके 3 रुपए निकाल रहे हैं। ये सवाल के डेटा को देख के करना पड़ेगा। होना फैसला एक्सेस कंट्रीब्यूशन की बेस पे। क्या मैं अंग्रेजी लिख के देता हूं, अभी स्टेप्स लिख के देता हूं। मैं स्टेप्स वही हैं, मैं फिर भी लिख देता हूं। अभी सिर्फ बात समझाना ये चाह रहा था कि पहले हम कंट्रीब्यूशन की बेस पे फैसला करते थे, अब हम कंट्रीब्यूशन की बेस पे फैसला नहीं करेंगे, दोनों के फर्क की बेस पे करेंगे। क्या जी? किन दोनों में से? बी
5 बचा। सर आपने बताया ना कि कॉस्ट पे डिपेंड करेगी ना कितने भी पड़ रही है। वो तो सारा कुछ सामने आ गया ना। तो आपने कहा 5 बचे वहाँ पे 3 प्रॉफिट बचे ना हाँ नीचे, तो वो भी अगर आप देखिए उस पे कॉस्ट 55 की पड़ रही है, 5 ए के मुकाबले में और भी ज़्यादा पड़ रही है। अगर तो होती रहे, वो महंगा बिक भी तो रहा है ना, महंगा बिक भी तो रहा है ना भाई। लिमिटिंग फैक्टर में हम कंट्रीब्यूशन की बेस पे फैसला करते थे, उनकी कॉस्ट थोड़ी कंपेयर करते थे। अगर एक की कॉस्ट ज्यादा थी तो सेल प्राइस भी तो ज्यादा थी ना, तो कंट्रीब्यूशन की बेस पे फैसला होता था। यहां पर हम लोग एक्सेस कंट्रीब्यूशन की बेस पे फैसला कर रहे हैं। तो इसके स्टेप्स वही हैं जो लिमिटिंग फैक्टर वाले थे। पहले हम कर रहे होते थे कल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अब हम कर रहे होंगे कैलकुलेट एक्सेस कंट्रीब्यूशन। मैंने लिमिटिंग फैक्टर में आपको 4 पॉइंट लिख के दिए थे, वो चारों रिपीट कर लें, दे पीछे रजिस्टर से देख के चारों लिख लें। बस वो जो वर्ड कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, बाकी चारों रिपीट कर लें। हाँ जी यही वाले। अगर बिजनेस सोचा हो कि कोई प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह रखी हो, फिर तो मैं मेरा क्या क्या अगर बिजनेस में प्रॉफिट परसेंटेज सोची हो कि इसी परसेंटेज परसेंटेज सोचने वाली क्या बात है, स्पेसिफिक अमाउंट प्रॉफिट रख के हमें सेल करनी है कोई चीज़। तो वो सेल प्राइस आ गई ना। टाइम रेलिवेंट फैक्टर होगा, टाइम कैसे? तो हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फैसला नहीं करते ना, हम कंट्रीब्यूशन पर आर पर केजी वैसे फैसला करते हैं ना। अच्छा पेजेस पलटने से मुझे लग रहा है कि आपको मिल ही नहीं रहा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। दफा करें, इधर देखें, इधर। यानी इसमें भी वही 2 टेबल से ही सवाल सॉल्व हो रहा होगा।
ये सवाल ही तब है ना, अगर हमें मेक करना फ़ायदा दे रहा होगा, देखें तभी तो हम फैसला करेंगे कि हाँ जी मेक करना है, और जब सारे ही मेक करने पहुंच जाएंगे तो लिमिट हो जाएगी, तभी तो फ़ायदा है, तभी तो ये सवाल है। तो इसमें हम बी बनाते हैं, बाई कर रहे होंगे ना, उन फिगर्स के मुताबिक हाँ बी प्रेफर कर रहे होंगे, मेक करना ना। दफा करें उन फिगर्स को, कुछ नहीं बताया वो। अब जीरो से शुरू करता हूँ, भूल जाए सारी पुरानी बातें, नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं, ये यहाँ से। ये नोटेड। पांचवा पॉइंट ये लिख लें कि जिस प्रोडक्ट की रैंकिंग कम होने की वजह से हम मेक नहीं कर पाएंगे, उसकी डिमांड बाय करके पूरी कर लेंगे। पॉइंट नंबर 5, इंग्लिश अपनी अपनी। पॉइंट नंबर 5 लिख लें कि जिस प्रोडक्ट की इस रैंकिंग कम होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे, क्या करें उसको, फिर उसकी जो डिमांड रह गई वो बाय करके पूरी कर लेंगे। नहीं बताना मैंने, आप लिखें खुद ही। हाँ जी, और ये जो मैंने एक्सेस कंट्रीब्यूशन लिखा है सवाल के डेटा पे डिपेंड करता है। या तो आप कैलकुलेट कर रहे होंगे दोनों की कॉस्ट का फर्क, या फिर दोनों की कंट्रीब्यूशन का फर्क। जो दोनों की कॉस्ट का फर्क है वही असल में दोनों की कंट्रीब्यूशन का फर्क है। और ये मैं फिर बता दूं, ये सारा सवाल ही तब है अगर प्रोडक्ट्स को मेक करना सस्ता पड़ रहा है, तभी तो हम सब प्रोड्यूस करने जाएंगे और लिमिटिंग मसला आएगा, तो इसलिए मेक सस्ता पड़ रहा होगा। हाँ, अगर कोई ऐसा हुआ कि 5 प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से एक का बाय सस्ता था, बाकी 4 का मेक सस्ता था, तो उसको बाय करके फारिग करें, बाकी 4 के ऊपर फिर ये काम होगा। स्प्रिंग 17 खोल लें जी।
जी बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, स्प्रिंग 2017, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, सबके पेपर में क्वेश्चन 8 वही होगा, एक ही होगा, सबके क्वेश्चन 8 देखेंगे आप, एक ही होगा, एन के एंटरप्राइजेज नाम से ही होगा। इसमें तो नहीं रिक्वायर्ड वाली लाइन कटी हुई, पढ़ लीजिए। अच्छा, किसी ने शायद इस क्लास में पूछा था, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, किसी ने पूछा था, ये जो मेक और बाय का डिसीजन कर रहे हैं, ये हो सकता है प्रोडक्ट के लिए डिसीजन हो रहा हो, किसी मटेरियल के लिए भी हो सकता है, ये किसी मटेरियल के लिए भी डिसीजन हो सकता है। उस मटेरियल के लिए डिसीजन हो रहा होगा तो फिर उसमें मार्केट डिमांड तो नहीं होगी ना, फिर क्या होगा, हमें जो उसकी यूजेज की डिमांड है, हमें जितना वो चाहिए। तो ये सवाल जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस वक्त, मेक और बाय, ये एक प्रोडक्ट के लिए भी पूछा जा सकता है, मटेरियल्स के लिए भी हो सकता है। हाँ जी, पढ़ लें तो शुरू करो। 4 कंपोनेंट्स हैं और ये जो चारों कंपोनेंट्स हैं, इनके लिए आपको जो डाटा दिया हुआ है, ये इन हाउस कॉस्ट पर यूनिट, इन हाउस कॉस्ट पर यूनिट अगर बनाएं तो, और एक्सटर्नल प्राइस फॉर कंपोनेंट अगर खरीदें तो रिक्वायर्ड पूछा हुआ है कि बताएं कितने यूनिट्स हम बनाएं और कितने खरीदें। अच्छा, इसमें ये इन्होंने कहा तो नहीं कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, तो बस आपसे पूछ रहे हैं बताएं क्या बेहतर है, तो ऑप्टिमम ही करना होगा ना, यही फैसला आपने करके बताना होगा कि जो बेहतर है। 4 प्रोडक्ट्स हैं, लिमिटिंग फैक्टर क्या है इसमें, मशीन आवर्स, कैसे पता चल रहा है, रिस्ट्रिक्टेड टू, क्वेश्चन कौन सा 8 है ना, x1 x2 x3 x4, एक्सेस कंट्रीब्यूशन निकालना है तो सेल प्राइस से चलें, नहीं तो जो इसकी परचेज प्राइस है वो और जो इन हाउस कॉस्ट है वो 35 40 34 33।
अच्छा अच्छा, ओ कॉपी पेस्ट कर दिया वो। अच्छा जी, और इसको हम कंपेयर कर लेते हैं मेक कॉस्ट से, तो इन हाउस प्रोडक्शन कॉस्ट से इसको कंपेयर कर लेते हैं। इनमें मटेरियल, लेबर और वेरिएबल वाले। तो मटेरियल कितना 20, यस सर नहीं चला देना कह रहा हूँ, एसी चला दें यार, नहीं ज़रूरत नहीं है ज़रूरत। नहीं नहीं अब 28 है जी, 23 और 22। लेबर 9598 और वेरिएबल ओवरहेड्स। अब जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं ये बचपन से करते आ रहे हैं कि टोटल में से अगर फिक्स निकाल लें टोटल ओवरहेड्स पर यूनिट कितने दिए हमें 16 है 8, ये 8.5 है 5 फिक्स्ड। फिक्स्ड 1.5 पर मशीन आ रहा है, जबकि वो जो वहां लिखा हुआ है वो क्या है पर यूनिट है। तो इस पर मशीन आर वाले को पर यूनिट कैसे बनाएं, मशीन आर्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके। टेबल के नीचे लिखा हुआ है 1.5 रुपया, 1.5 रुपया इंटू आर्स पर यूनिट। वो एलोकेटेड है ना, ये क्या आ गया 12, ये 6, ये 7.5, ये 3। तो वेरिएबल ओवरहेड्स हो गए, वेरिएबल एफओएच हो गए 4 2 1 2। नहीं अभी मैंने ओवरहेड लिखे हैं ना, अभी तो फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखे हैं, अभी मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखे हैं। चार 2 1 और 2। एलोकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एलोकेटेड नहीं, जी कोई बात नहीं, हौसला करो यार। कितना हो गया 33 35 33 32। एक्सेस कंट्रीब्यूशन आ गई 2 5 1 और 1। अगर इनमें से किसी एक का बाय सस्ता होता तो उसको फिर हम आगे रैंकिंग में ना लाते, उसका तो अलहदा हो गया फैसला। तो मेक सस्ता है तभी मसला है। ये आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब इसको पर मशीन आर तक लाना है। मशीन आर्स इसके लिए चाहिए 8 4 5 2। तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन पर आर बन गया
0.25 0.5 तो पहली पोजीशन हासिल की है नहीं अभी नहीं, पहले देख रहे हैं कितने बनते हैं। कौन सा डाटा नहीं है ना? और ये भी हो सकता है कि ये चीज़ हम बेचते ना हो, ऐसा हमारे काम की हो, हम बनाते हो। वैसे तो बेचते हैं क्योंकि हम टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के लिए बनाते हैं, लेकिन उसकी कोई सेल प्राइस तो नहीं बताई ना, तो इसलिए कॉस्ट का डिफरेंस नहीं है। अगर सेल प्राइस बताई भी होती तो वो ज़्यादा लंबा काम होता, तो इसलिए बस इनका डिफरेंस ले लें कॉस्ट का। जी ये बताया था ना कि टोटल ओवरहेड्स, टोटल खर्चे हो रहे होते हैं, वैसे ही बस कुछ प्रोडक्ट्स को बांटने होते हैं, तो ये तो वैसे ही हो रहे होते हैं, तो इसलिए इनका डिसीजन मेकिंग से नहीं कोई ताल्लुक होता। जी हाँ हाँ नहीं, हम मेक करेंगे ना। नहीं तो उससे सिर्फ उस यूनिट के फिक्स्ड ओवरहेड तो नहीं ना चेंज हो जाएंगे, फैक्ट्री का रेंट तो वही रहेगा, फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी तो वही रहेगी। पता नहीं उसके अपने कोई डायरेक्टली ऐसे फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं कि वो ख़त्म करें तो उसके फिक्स्ड ओवरहेड्स भी बच जाएं। अगर ऐसा कुछ हो तो बात की बात है, वरना तो फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल ही होते हैं बिजनेस के, फैक्ट्री के। अगर कोई ऐसी बात होती ना कि किसी एक प्रोडक्ट के फिक्स्ड ओवरहेड उसी से रिलेटेड होते हैं और वो प्रोडक्ट ना बनता तो सुपरवाइजर्स को भी निकाल देते, तो फिर हम उसके फिक्स्ड ओवरहेड्स को यहाँ ले आते, क्योंकि रेलिवेंट तो वो होते। और कंपैरिजन चूंकि पर यूनिट करना था तो उनको भी फिर हम ज़बरदस्ती पर यूनिट ही कर रहे होते हैं। जैसे वो स्प्रिंग 18 में मैंने आपको स्पेशल ऑर्डर और लिमिटिंग फैक्टर मिक्स करके बताया, तो उसमें स्पेशल ऑर्डर के ना कुछ फिक्स्ड ओवरहेड थे एडिशनल, अब वो रेलिवेंट हैं, इसलिए उनको ज़बरदस्ती हमें लाना पड़ेगा पर यूनिट, रैंकिंग की वजह से। रैंकिंग हो गई, अब इसके मुताबिक प्लान बना लेते हैं। ये है जी, अभी तो हुई भी नहीं यार, सब्र करें। क्या नहीं यार, ये करना है मैंने। अरे दो तो लाइनें यार। प्रोडक्शन, अच्छा सवाल में पूछा हुआ है कि कितने यूनिट्स बनाए कितने खरीदे, तो बनाए यानी प्रोडक्शन प्लान।
नंबर 1, हाँ जी, X2 डिमांड कितनी है? 2000। कितने लग जाएंगे? 8000। बाकी रह जाएंगे 42। फिर बनाएंगे X4। पूरे बन रहे देखें, 45, 9000, 33000। फिर X1 पूरे बन रहे हैं? नहीं बन रहे। 41 जी, 4125 रिक्वायर्ड और बैलेंस। अच्छा, यहाँ क्या लिखते हैं वैसे इसके नीचे? क्या है? अच्छा अच्छा, नहीं वैसे पूछ रहा हूँ क्या लिखते हैं इसके नीचे? हाँ, रिक्वायर्ड लिखते हैं, ठीक। ये हो गया प्रोडक्शन प्लान। और दूसरा क्या पूछा है? ये हो गया इन हाउस। और अब बाय कितने करने हैं? तो परचेज करने हमने X1 और X3। X1 रह गया थोड़ा सा और X3 रह गया। तो पहले कौन सा परचेज करें? जिसकी दुकान करीब है वो कर लें। खरीदने में क्या मसला है, जो मर्जी खरीद लें, खरीदने तो दोनों ही हैं। तो X1 कितने और खरीद लें? 2375 और X3 के खरीद लें। यार वैसे आखिर की क्लासेस हैं, 2 होमवर्क तो कर ही लेंगे। 2 सवाल तो क्या हुआ? CD 70 चाहिए कि नहीं चाहिए? चले मैं बता देता हूं, जो अच्छे बच्चे हैं वो कर लेना, जो गंदे गलीज घटिया वो ना करना बेशक। हाँ तो अब दूसरा बता रहा हूं ना। नहीं 2 ना। एक मैंने पहले पिछली क्लास का एक होमवर्क दिया था, क्वेश्चन 1 स्प्रिंग 18। दूसरा है वो इसका ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन, थोड़ा सा, वो है जी क्वेश्चन नंबर 2 स्प्रिंग 19। एक होमवर्क है जो देखें, इस क्लास का तो एक ही होमवर्क है ना। स्प्रिंग 19 नहीं अभी ऑटम में भी आया है, ये अभी 21 में आया है। नहीं वो मैं खुद कराऊंगा। चले मगरिब पढ़ लें, फिर एक और सवाल कराता हूँ बोर्ड पे। तो रहने दें बाहर, कोई बात नहीं। ऑटम 17 नहीं ऑटम 14। है जी, तो पढ़ लें।
अब अगर उन्होंने नमाज शुरू ही चाय बिस्किट समोसा बोतल खाने के बाद शुरू किए हैं, कुछ भी मंगवा लूं? अच्छा, बट की मटन कढ़ाई मंगवा लें हैं? क्या हुआ? अच्छा चले जैसे। सर आप चले जा रहे हैं, आप कुछ करें। ऑटम 14 क्वेश्चन नंबर 5 जी। हाँ आप तो पढ़े ना सवाल। जी ऑटम 14 क्वेश्चन नंबर 5। रेलिवेंट कॉस्टिंग वाले चैप्टर में से मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन बता दिया था। इस चैप्टर में थ्योरेटिकली मेनली एक ही चीज इंपॉर्टेंट है और वो यही है जो इसका पार्ट ए है। इस चैप्टर में ये जो हम चैप्टर 15 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 15 पढ़ रहे हैं हम, इसमें थ्योरेटिकली मेनली यही चीज इंपॉर्टेंट है जो इस सवाल का पार्ट ए है कि मेक और बाय डिसीजन न्यूमेरिकली तो चलो कर लिया, लेकिन अदर देन न्यूमेरिकल और क्या फैक्टर्स होने चाहिए मेक और बाय का फैसला करते हुए? क्या होने चाहिए वैसे? टाइम सर, क्या टाइम? अगर टाइम बनाने में ज़्यादा लग रहा है या परचेज करने में, तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन में टाइम ज़्यादा लग रहा है, हमारे पास टाइम कम हो, हमने सप्लाई जल्दी। हाँ, टाइम देखना पड़ेगा कि सप्लाई कब हो जाएगा, ठीक है। सप्लायर से ताल्लुकात देखने पड़ेंगे। ये देखना पड़ेगा कि अगर हमने मेक करना बंद कर दिया तो लेबर नाराज़ हो जाएगी, वो कोई एक्शन ले सकते हैं। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ये आपसे थ्योरेटिकली पूछे जा सकते हैं। तो आप चाहे इसी के सॉल्यूशन से कर लें, बल्कि इसी के सॉल्यूशन से ही कर लें, काफ़ी है। इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने बताया है, यही जो इस सवाल का पार्ट ए है। ऑटम 14 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी करने लगे हैं अभी हम बोर्ड पे। ऑटम 2014 क्वेश्चन 5 पार्ट बी पढ़ लीजिए, मैं करता हूं।
3 प्रोडक्ट्स हैं और इनको अगर हम बनाएं तो क्या खर्चा वो भी दिया हुआ है, और अगर हम इसको ख़रीदें यानी इंपोर्ट करें तो उसका खर्चा भी दिया हुआ है। पिछले सवाल से इसमें एक स्टेप आगे ही बढ़ गया कि टोटल दिया हुआ है, तो उसको बना लेंगे पर यूनिट। और रिक्वायर्ड है प्रिपेयर प्रोडक्ट वाइज प्लान फॉर प्रोडक्शन या इंपोर्ट टू मैक्सिमाइज कंपनीज प्रॉफिट। तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाना है और जो बाकी बच जाएगा उसका इंपोर्ट प्लान बनाना है। हाँ तो वो कॉस्ट करते हैं ना कैलकुलेट। सवाल की रिक्वायरमेंट यही है जो भी पहले कर रहे थे। लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। पॉइंट नंबर 1, हम ऑलरेडी ये जो प्लान बनाया ये 100% पे बनाया है और आपको इसमें डाटा लेबर आर्ट्स का दिया है, मटेरियल का दिया है कि मशीन आर्ट्स का दिया है, तो बस वही है लिमिटिंग फैक्टर। टेबल के नीचे पॉइंट 1 में लिखा हुआ है कि हमने जो ऊपर प्लान बनाया हुआ है ये 100% कैपेसिटी पे बनाया हुआ है, तो इससे ज़्यादा नहीं कर सकते ना मज़ीद, तो इसलिए लिमिटिंग फैक्टर है। और वो मटेरियल है, लेबर है कि मशीन आर्ट्स है? मशीन आर्ट्स है, क्योंकि डाटा मशीन आर्ट्स। हाँ जी, ये सवाल इस टॉपिक का है। ठीक है जी, कर लेते हैं। अच्छा, एक इस टॉपिक से रिलेटेड एक नोट लिख लीजिएगा, समझ लें पहले। अगर इस सवाल में भी हम वो प्लान बनाएंगे, पिछले सवाल में भी प्लान बनाया था, अगर इसमें कोई कमिटमेंट होती तो है? अगर इसमें कोई कमिटमेंट हुई भी तो होती रहे, हम कौन सा उनको इनकार करने लगे। अगर मैन्युफैक्चर करके नहीं बेच सके तो बाय करके बेच देंगे, इसलिए कमिटमेंट का कोई मसला ही नहीं है इस सवाल में। जिस तरह पहले हम लोग लिमिटिंग फैक्टर में कमिटेड प्रोडक्शन पहले रख रहे थे, वो इसलिए रख रहे थे क्योंकि ये ना हो इनका नंबर ही ना आए और हम बना ना सकें, और बना ना सकें तो इसका मतलब बेच ना सकें। लेकिन इस सवाल में तो बेचना इश्यू नहीं है, बना नहीं सकेंगे तो खरीद के बेच लेंगे। तो इसलिए इस मेक और बाय के अंदर कमिटेड प्रोडक्शन कोई चीज़ ही नहीं है कंसिडर करने वाली। होती रहे कमिटमेंट, उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे अपने सवाल में। बस ज़बानी याद हो गया। पढ़ने का नहीं, लिखने का कहा था। क्वेश्चन 5B ऑटम 14, रैंकिंग कर रहा हूं पहले।
ये गुजरे हुए पीरियड की कॉस्ट दी है सारी। तो मेक कॉस्ट और इंपोर्ट कॉस्ट पर यूनिट करके कंपेयर करेंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, अच्छा इसमें हम ये कर सकते हैं कि बजाय इसके कि इन सबको ऐड करके फिर डिवाइड करना दिखाएं, हम एग्जामिनर को ना बस इतना बता देते हैं कि हम करने क्या लगे हैं। हम करने लगे हैं टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कैसे बनाएं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कौन से, प्रोड्यूस्ड वाले, क्योंकि हम निकालने लगे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। तो बजट के मुताबिक हमने जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने का सोचा है उन्हीं की फिर कॉस्ट मिलियन में निकाली होगी ना। देखें आपको ना टेबल में जो रुपीज इन मिलियन दिए हुए हैं वो को पर यूनिट चीज नहीं है, वो तो टोटल दिए हुए हैं। तो ये जो पूरा टेबल है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बजट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में उन्हीं की कॉस्ट निकाल के टोटल किया होगा जो हमने प्रोड्यूस करना बजट किए हैं। यूनिट के लिए क्या करें, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड वाले से डिवाइड कर दें। तो एग्जामिनर को ये फार्मूला बता दिया, बस काफ़ी है। अब कैलकुलेट करके सीधा आंसर लिखते हैं, यानी ए में 48 मिलियन प्लस 45 मिलियन प्लस 33 मिलियन डिवाइडेड बाय 30,000 यूनिट्स है जी। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी हुई है ये टोटल दी हुई है या पर यूनिट है, टोटल है। हमें तो पर यूनिट निकालना होता है, तो उसको पर यूनिट कैसे बनाएं, ठीक है। तो वेरिएबल खर्चे हैं 48 मिलियन एक है, 45 मिलियन है और 33 मिलियन है। इनको मिला लें और पर यूनिट कैसे बनाएं, 30,000 से कि 42,000 से, 30,000 से, क्योंकि ये प्रोडक्शन के खर्चे हैं। तो जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने का इरादा किया है उन्हीं से डिवाइड करेंगे। टोटल रख के कंपेयर कैसे करने हैं, वो जो इंपोर्ट कॉस्ट दी है वो 12,000 यूनिट्स की है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट दी है वो 30,000 यूनिट्स की है। तो टोटल कैसे कंपेयर करें, हमें तो पर यूनिट तक पहुंचना है ना, और पर यूनिट से भी आगे पर आर तक जाना है। पर यूनिट समझ आई बात, 4200 3850 है 56। इसी तरह बी 31.25 मिलियन प्लस 40 मिलियन प्लस 25 मिलियन, इन सबको ऐड करके 25,000 से डिवाइड। और सी 40.5 मिलियन 56.25 मिलियन 29.25 मिलियन, इनको ऐड करके 22,500 से डिवाइड। ये किया है। आप लोग सॉल्यूशन नोट जरूर किया करें बेशक, लेकिन अगर सिर्फ देख के नोट करेंगे तो आपकी सिर्फ देख के लिखने की प्रैक्टिस होगी, कैलकुलेशन की नहीं होगी प्रैक्टिस। कैलकुलेट भी किया करें सारे लोग, ये ना हो पेपर में पहली दफा जिंदगी में कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हो, कैलकुलेट भी किया करें। और मोबाइल में कैलकुलेटर आपके बिल्कुल होगा, लेकिन मोबाइल वाले पे ना प्रैक्टिस किया करें, जो पेपर में लेके जाना उस पर प्रैक्टिस किया करें। ये फिगर्स कैलकुलेट हो गई। अच्छा, इसी तरह से इंपोर्ट, अब इसको कंपेयर करना है इंपोर्ट कॉस्ट पर यूनिट से, तो उसको किससे डिवाइड करें, जो इंपोर्ट वाले यूनिट से। लेकिन ये जो अभी टेबल में इंपोर्ट कॉस्ट दी हुई है, नहीं टोटल तो है, लेकिन अगर हमने इंपोर्ट को बढ़ाया तो सप्लायर हमें डिस्काउंट दे देंगे। तो जब हम मेक और बाय को कंपेयर कर रहे होते हैं, अच्छा कितने से बढ़ाया तो है
नहीं तो फिर इंपोर्ट कॉस्ट से कंपेयर करते हुए ये डिस्काउंट कंसिडर करें कि ना करें? है? नहीं, हो चुका नहीं है। सप्लायर ने ऑफर किया है कि आप अगर मजीद इंपोर्ट करेंगे तो डिस्काउंट देंगे, है जी? नहीं, प्रोडक्शन का तो डिस्काउंट से ताल्लुक नहीं है, ये तो इंपोर्ट वाले सप्लायर कह रहे हैं, फॉरेन सप्लायर्स। ये डिस्काउंट ऑफर फॉरेन सप्लायर्स ने किया है ना, प्रोडक्शन का तो इससे ताल्लुक ही नहीं है। हाँ जी, क्या पिछले साल से? यानी ये डिस्काउंटेड हैं ऑलरेडी? हाँ, हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि पता नहीं कितने से ज़्यादा करेंगे तो डिस्काउंट देंगे, ज़रूरी तो नहीं हमने नहीं, उन्होंने कहा है कि सप्लाई, उससे पहले भी पढ़ी है ना, AL believes that it can obtain substantial quantity discount from foreign suppliers if it increases the import volumes. हाँ? नहीं, अभी तो मैंने कंपेयर करना ना, प्लान तो बाद में बनना है, अभी तो मैंने कंपेयर करना है। तो इंपोर्ट कॉस्ट डिस्काउंटेड वाली लें या बगैर डिस्काउंट वाली? बगैर डिस्काउंट वाली। बगैर डिस्काउंट वाली क्या डिस्काउंटेड वाली? क्यों डिस्काउंट वाली? नहीं ना भाई, AL believes that it can obtain एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि वो सप्लायर से कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा डिस्काउंट ले लें इफ इट इंक्रीजेस द इंपोर्ट वॉल्यूम्स। तो अभी इस वक्त जो इंपोर्ट कॉस्ट दी है वो डिस्काउंटेड फिगर है? नहीं, नहीं, डिस्काउंट तो मिल जाएगा, इंशाल्लाह जरूर मिलेगा, लेकिन सवाल ये है कि जो ऊपर टेबल में फिगर गिवन है क्या ये डिस्काउंटेड है या डिस्काउंटेड नहीं है? जो 68.4 मिलियन लिखा है ये बगैर डिस्काउंट है या डिस्काउंट इसमें से हो चुका है? देखें, जो अभी इन्होंने इंपोर्ट प्लान बनाया है, उन्होंने इंपोर्ट प्लान जो सोचा था वो कर लिया। सप्लायर कह रहे हैं कि अगर बढ़ाओगे तो फिर डिस्काउंट मिलेगा। अभी ये डिस्काउंटेड नहीं है। कहां लिखा है ले लिया डिस्काउंट? सप्लायर हैव ऑफर्ड कि अगर बढ़ाओगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। यार वैसे ना मैं हैरान इस बात पे हो गया कि एक नॉन इशू के ऊपर इस तरह से आप लोग ज्यादा परेशान हो गए। थोड़ी सी अंग्रेजी पे बात करते हैं। इस वक्त एक टेबल बना है और उस टेबल में इंपोर्ट की यूनिट्स प्लान हो गए, बजट बन चुका। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है कि सप्लायर कह रहे हैं कि इफ क्वांटिटी इज इंक्रीज तो फिर डिस्काउंट है। यानी जितना हमने प्लान बनाया हुआ है उससे बढ़ाएंगे तो डिस्काउंट मिलेगा। इसमें क्या है, इसी अंग्रेजी के अंदर कोई ऐसी गहरी बात है जो आपको लग रहा है कि डिस्काउंटेड फिगर है ऑलरेडी? डिस्काउंटेड नहीं है ना, नहीं है डिस्काउंटेड जो ऊपर टेबल में है। 12,000 से और बढ़ाएंगे तो डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है,
चले, अब मेरा सवाल ये है कि हम अनडिस्काउंटेड वाली फिगर को कंपेयर करें या डिस्काउंटेड वाली को? क्यों डिस्काउंटेड वाली को? है? हाँ हाँ जी, अच्छा, किसी को नहीं लगता डिस्काउंटेड वाली यूज कर? हाँ जी, क्यों? अच्छा, और रीजन? सर डिस्काउंटेड वाली लेंगे क्योंकि हमने ये देखना है, अगर हम इंपोर्ट बढ़ाएंगे, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं ना प्रोडक्शन को और इंपोर्ट को, हाँ, तो हम अगर इंपोर्ट बढ़ाएंगे तो ही जाके ये सब कंपेयर होगा ना। ठीक है, शाबाश। देखें, हमने बाय और मेक का फैसला करना है। हमने कहना है कि अगर बाय करें तो क्या होगा, अगर मेक करें तो क्या होगा। तो अगर बाय करें तो फिर सारे ही बाय करें ना, तो क्या होगा? अगर बाय और मेक का मुकाबला होने लगा है तो बाय बेहतर हुआ तो बाय करेंगे, मेक बेहतर हुआ तो मेक करेंगे। अगर बाय बेहतर हुआ तो थोड़े से बाय करेंगे, सारे ही बाय करेंगे ना। तो जब सारे ही बाय करेंगे तो मिलेगा ना डिस्काउंट। बाय वर्सेस मेक का फैसला करने लगे, बाय सस्ता हुआ तो बाय करेंगे, कितने? सारे। तो जब सारे करेंगे तो मिल जाएगा डिस्काउंट। तो इसलिए फैसला हम मेक और बाय में डिस्काउंटेड बाय वाली प्राइस पे करेंगे। बेशक आपको अभी सवाल में कहा है कि अगर क्वांटिटी बढ़ाई तो किससे, जितनी अभी लिखी है, तो हाँ ना, बढ़ाएंगे। अगर बाय बेहतर निकला तो सारे ही करेंगे हम लोग बाय। 42,000 में से भी 12,000 हमने इंपोर्ट का फैसला किया है, तो बाय बेहतर हुआ तो पूरा 42 नहीं खरीदेंगे, तो 42 12 से ज्यादा ही होगा ना, तो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हमने बाय और मेक का जब फैसला करना है और बाय बेहतर हुआ तो सारे ही बाय करेंगे, तो जब सारे बाय करेंगे तो मिल जाएगा डिस्काउंट। जी हाँ, जी अभी क्या फैसला कर रहे हैं कि बाय करें या मेक करें? अभी ये फैसला कर रहे हैं। तो अगर बाय बेहतर निकला तो फिर बाय ही करेंगे ना। थोड़े से बाय करेंगे कि सारे करेंगे? जब सारे करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी अगर हमें कंपैरिजन में पता चल रहा है कि बाय ऑप्शन की तरफ गए तो डिस्काउंट मिलेगा तो बेहतर है, तो अगर हम अनडिस्काउंटेड कंपैरिजन कर लिया तो फेयर कंपैरिजन नहीं होगा। देखें ना, फर्ज करें अनडिस्काउंटेड ले लेते हैं और इसका आंसर आ जाता है 3880। अनडिस्काउंटेड ले लें और ये आंसर आ गया, तो इसकी बेस पे हम कहेंगे नहीं, रहने दो खरीदना। हालांकि खरीदते तो डिस्काउंट मिलता, सस्ता हो जाता। तो इसलिए हमने डिस्काउंटेड बाय प्राइस लेनी है। लेकिन आपने जब ये शुरू कराया था, आपने कहा था कि ये हमेशा मेक सस्ता होगा, तो हम ये मिक्स करना। मैंने फिर अभी कुछ देर पहले ये भी कहा था कि हो सकता है कोई एक प्रोडक्ट बाय सस्ता हो तो उसको निकाल देंगे रैंकिंग से, बाकियों की रैंकिंग बढ़ाएंगे, भी तो कहा था ना। तो कंपेयर तो आपको सारे ही करने पड़ेंगे। ये नहीं होगा कि सारे ही बाय सस्ते होंगे, फिर तो ये सवाल ही बेकार हो जाएगा। लेकिन कोई एक हो सकता है, तो जब कोई एक हो सकता है तो उसको कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा ना। सर ये समझ आ गया, तो मैं सोच रहा था कि जब अगर बन जाएगी यूनिट तो फिर बाय करने पड़ेंगे, तो फिर जब उस बाय पर हम रेट लेंगे तो फिर डिस्काउंट करेंगे नहीं, उस बाय पे दोबारा रेट लगाना क्यों है? हमने जब ये फैसला कर लिया कि कितने खरीदने हैं, कितने बनाने हैं, तो बस हो गया फैसला। अब उसके बाद अगर सवाल में ये कहा होता कि आप प्रॉफिट भी कैलकुलेट करें और बाय प्लान में वो 12,000 से कम निकले होते, तो फिर उस पर महंगी वाली प्राइस निकाल के प्रॉफिट कैलकुलेट करते। एक बार मैं बाय प्लान सामने ले आऊं ना, फिर इस बात का जवाब दोबारा दे देता हूं। बाय प्राइस, दो बातें हुई हैं। जो बाय प्राइस सवाल में दी है वो डिस्काउंटेड नहीं दी हुई है, और दूसरी बात, हमने जब इसको इससे कंपेयर तो डिस्काउंट करके कंपेयर करना है। ये बात ओके? नो? इंपोर्ट प्राइस पर यूनिट, और इसमें भी हम एक फार्मूले से ही बता सकते हैं पेपर मार्कर को। टोटल इंपोर्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स इंपोर्ट ये क्या किया?
डिस्काउंटेड प्राइस कर ली ना, ये डिस्काउंटेड तो निकाल के बाकी डिस्काउंटेड प्राइस निकाल ली। अगर 15% डिस्काउंट है तो मैंने ये 85% कर लिया। अगर फार्मूला इस तरह का नहीं बना समझ आ रहा तो अलग अलग कैलकुलेट करके दिखा दें। अगर फार्मूला एक जनरल सा बता दिए, ये मुझसे ऑनलाइन में भी किसी बच्चे ने पूछा था, अगर आप एक जनरल फार्मूला बताएं जो आपकी सारी कैलकुलेशंस को प्रॉपर डिफाइन कर रहा हो तो बस वो एक दफ़ा बता देना काफ़ी है। फिर आप कैलकुलेटर के ऊपर आंसर निकाल के डायरेक्ट आंसर लिखें तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है बात। ये फार्मूला समझ आया कि नहीं? बस अब कैलकुलेशन करते जाते हैं। 68.4 मिलियन डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 85%। 645 कैसे निकला है? $47 million divided by 10,000 units into 0.9 4230 26.88 million divided by 4,000 units into 0.88 5914। तो इन सब में मेक ही बेहतर है। लिमिटिंग फैक्टर मशीन आर है तो मशीन आर पर यूनिट कितना? मशीन आर पर यूनिट ये कहाँ है? ये तो बताया ही नहीं। अगर 30,000 यूनिट्स बनाने का इरादा है और उस पर 240,000 आवर्स लग जाने हैं तो हमें क्या चाहिए? यूनिट्स पर आर क्या आवर्स पर यूनिट? आवर्स पर यूनिट, यानी 240,000 डिवाइडेड बाय 30,000। जो बजटेड प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं और पहली लाइन में जो मशीन आवर्स यूज्ड इन प्रोडक्शन है तो हमें चाहिए आवर्स पर यूनिट। तो 2,40,000 आवर्स डिवाइडेड बाय 30,000 यूनिट्स। इसी तरह 25,000 आवर्स डिवाइडेड बाय 25,000 यूनिट्स और 270,000 आवर्स डिवाइडेड बाय 22,500 यूनिट्स। एक्सेस कंट्रीब्यूशन पर आर 80.63 42.22 20। तो आपकी तालियों की गूंज में पहली पोजीशन हासिल की है। है? नहीं सही है। कितने बैलेंस से स्टार्ट होगा? कैसे 735? जो बजटेड आवर्स दिए हुए हैं उनको ऐड कर लें, क्योंकि पॉइंट 1 में लिखा है कि 100% पे हम काम करेंगे, तो इसका मतलब यही है बस जो हैं, तो इन सबको ऐड कर लें तो यही टोटल अवेलेबल आ जाएंगे। 735 पहले बनाएंगे ए, कितने बनाएं? 30,000
सारे, अगर फिर 30 ही बनाना है तो फायदा क्या, तो 42 बनाएंगे। 42 इंटू 8 336 399,000। फिर बनाएंगे बी, सारे देखें बन रहे हैं। जी बन रहे हैं सर 35,000 3,15,000, बाकी रह जाएंगे 84। तो सी तो यकीनन सारे नहीं बनेंगे। 84,000 डिवाइडेड बाई 12 7,000। और इंपोर्ट प्लान कौन सा, सी 19,500। बस ये पूछा हुआ था बस, और क्या। नहीं तो अगर फिर दोबारा 30 ही बनाने से तो फायदा क्या रैंकिंग का हमें, तो डिमांड पूरी कम मेक से ही करेंगे ना, मेक सस्ता है। नहीं, ये एक ही फैक्ट्री में बनते हैं तभी तो रैंकिंग कर रहे हैं। तो टोटल 7,35,000 मशीन आवर्स हैं, चाहे सारे ए बना लें पहले, तभी तो रैंकिंग है। देखें, एक ही फैक्ट्री है, एक ही मशीन है, अब उसमें हम चाहे ए सारे बना लें, बी सारे बना लें, सी कोई ना बनाए, एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, तभी तो रैंकिंग हो रही है। अगर इस सवाल में रिक्वायर्ड होता कि टोटल प्रॉफिट निकाल दें, तो इनकी प्रोडक्शन वाली कॉस्ट लेते और सी की इंपोर्ट वाली कॉस्ट लेते और डिस्काउंटेड लेते, क्योंकि सी अभी कितने इंपोर्ट करते हैं, तो 19,500 करेंगे तो मिलेगा ना डिस्काउंट। 4,000 का प्लान है, अभी 19,500 इंपोर्ट करेंगे। उसने कहा है इफ इट इंक्रीजेस, जितने अभी प्लान है उससे इंक्रीज। नहीं, सब पे, सब डिस्काउंट, वो तो ईओक्यू में भी हम सब पे ही करते थे ना, सारी एनुअल डिमांड पे करते थे। हाँ, बाय वाली क्या हुआ, क्या हो गया, 4235,000 क्या करें फिर। यानी अब भी हम 30,000 ही बनाए, तो फिर रैंकिंग किस लिए की थी। हम सेल करें, प्रोड्यूस करेंगे तो सेल करेंगे ना। अच्छा, जिन लोगों को लग रहा है कि हमें वहां प्रोडक्शन लेनी चाहिए ना, सेल हम क्यों ले रहे हैं, तो सेल कहां से करनी है, प्रोड्यूस करनी है तो सेल करनी है ना। तो हमें एक्चुअली 42,000 यूनिट्स चाहिए थे। अगर मेक सस्ता है तो हम सारे ही मेक करेंगे। अगर अब भी 30,000, 25,000 और 22,500 ही प्रोड्यूस करने होते तो फिर ये क्या था। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी, इस डिसीजन में इसकी एक समरी दोबारा सुन लें। हमें इस सवाल में एक बजटेड प्लान दिया गया था, मैनेजमेंट ने कुछ सोच समझ के ही शायद 30,000 बनाने और 12 इंपोर्ट करने का सोचा था, लेकिन ये बस ऐसे ही सोचा था। ऑप्टिमम ज़रूरी नहीं कि जो उनकी सोच है वो ऑप्टिमम हो, तो हमने बताना है ऑप्टिमम क्या है। हमने मेक और बाय को कंपेयर करना है, और मेक और बाय को कंपेयर करने की तुक ये होती है कि अगर हमने बाय ही किए सिर्फ तो कितने का मिलेगा,
और अगर मेक ही किए तो कितने का बनेगा। तो अगर बाय ही सस्ता हुआ तो कितने करेंगे बाय? सारे। तो जब सारे बाय करेंगे तो जितना अभी हम लोग इंपोर्ट किया करते हैं उससे ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। सर पॉइंट ये है ना कि यहाँ पे वो प्राइस नहीं गिवन कि हम लोग कितने सारे मंगाएंगे। नहीं, प्राइस नहीं गिवन। तो यहाँ पे तो सिर्फ 12,000 यूनिट्स की प्राइस है। हाँ, तो हम लोग को इस पे डिस्काउंट क्यों लगा रहे हैं? डिस्काउंटेड 48 मिलियन 68.4 मिलियन डिवाइडेड बाय 12,000 क्या हुआ वो? सर हम क्या आएगा आंसर? बस पर यूनिट प्राइस आ गई, पर यूनिट प्राइस आ गई, उस पर डिस्काउंट लगा दिया जी। अभी नमाज से पहले यही तो समझाया सारा कि हम फैसला कर रहे हैं इस बेस पे। भूल गया, दोबारा सुनना लेक्चर यूट्यूब पे है ये अवेलेबल। हम लोग फैसला ही ये कर रहे हैं कि अगर हम बाय छोड़ के मेक करें तो कितना फायदा है। जो इन दोनों का डिफरेंस है ये मेक करने का फायदा है, तो जिसका जितना फायदा है उसकी रैंकिंग पहले आएगी। तो इस तरह से किया हमने। अगर हमें बाय सस्ता पड़ेगा तो मुझे रैंकिंग में से निकाल देंगे। अगर इनमें से कोई एक बाय सस्ता होता तो उसको फिर यहां से आगे कंटिन्यू ना करते, यानी अगर ये सस्ता होता तो हम ये इसको यहां से छोड़ ही देते, फिर हम बस उन दोनों के हिसाब से रैंकिंग करते बस। क्या बात? यानी दोनों में सस्ता होता तो फिर जो एक होता वही मेक होता, तो फिर रैंकिंग का मसला ही नहीं था। क्या किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? मैंने जो भी आखिरी बात की है कि अगर किसी एक का बाय सस्ता होता तो बस वो सारा बाय करते, डिस्काउंट ही होता। सस्ता कहाँ बन रहा है सी यार? सस्ता बाय कहाँ हो रहा है? मेक सस्ता है, डिस्काउंट ले लिया ना, परचेज प्राइस ले तो ले डिस्काउंटेड, डिस्काउंट के बावजूद मेक सस्ता है, इसलिए हम सबको मेक करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, बस के हाँ जी। सर आप करवा दें जिसने सुनना हो चला ऐसी एक्टिंग कर रहा हूं, करवाना मैंने कोई नहीं है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।